अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, तो शुरू करते हैं हम आज की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। फ़ारूक बेटा, चलो जल्दी करो करो, नाश्ता बना लो। तुम्हारे मामू कहाँ किसी के हाथ का बना पराठा खाते हैं। निगत ममानी ने सुबह ही सुबह फरियाल के कमरे में आते कहा, जो भी तिलावत कुरान करके उठी थी। जी ममानी, बस 2 मिनट दें, मैं दुपट्टा बदल लूँ। फरियाल ने नमाज की चादर तह करके वापस अपनी जगह पर जाए नमाज के साथ रखी और अपने सूट का दुपट्टा ओढ़ा था। वो हमेशा अपने लंबे बालों की चोटी बनाकर दुपट्टा ओढ़े रखती थी। उसकी खूबसूरती पर्दे के पीछे से भी अयान रहती थी। मामू ममानी उसके किरदार और शख्सियत पर हमेशा से नाज़ा थे। फरियाल के पैदा होने से पहले ही पूरे ख़ानदान ने इतनी खुशियाँ मनाई और आने वाले वाली के खैर मुकद्दम पर मंसूबे बना रखे थे। यूनस जवार, जो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, उनकी बहन अपनी पिछले 3 पीढ़ियों में पहली बेटी थी, इसीलिए अपने ख़ानदान में सबको बहुत प्यारी थी। मगर फरियाल की पैदाइश पर वो इस दुनिया को खैरबाद कहकर मालिक यकता से जा मिली थी। फरियाल को संभालने के लिए तीनों भाई तैयार थे, मगर किस्मत के खेल निराले थे। बाप का साया उठते ही यूनस जवार के दोनों भाइयों ने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। यूनस जवार को डर था कि कल को कहीं उसका अपना बेटा भी फरियाल से शादी से इनकार ही ना कर दे। इसी खौफ से 10 साल का बेटा 5 साला भांजी से निकाह कर दिया था। सुबह ही सुबह मेरी बच्ची को परेशान कर देती हो। यूनस मामू ने फरियाल को नाश्ता बनाते देखकर अपनी बीवी से कहा था, हद है राशिदा, खाना बनाए तो आप खाते नहीं, मेरे हाथ की चाय के सिवा आपको कुछ पसंद है? निगत ममानी ने मसनूई नाराज़गी से कहा था, मगर फरियाल को देखकर मामू ने आंख झपकी तो वो भी उनके बड़बड़ाने पर मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं ममानी, आप बेफिक्र हो जाएं, अब दोनों के लिए हमेशा मैं ही खाना बना दिया करूँगी, वैसे भी मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अरे बेटा, तुम्हें बालाज की फ़िक्र से फुर्सत मिले तब ना, फरियाल ने तसल्ली दी तो उन्होंने जल्दी से फरियाल के सर से वारी जाते हुए 7 बलाएँ ली, लेकिन साथ ही उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई जो फरियाल ने खुद अपने सर ली थी। बालाज को कब किस वक्त क्या चाहिए ये फरियाल से ज़्यादा कोई नहीं जानता था, मगर इस बात ने तो बालाज को खबर थी। ना ही उसे एहसास था कि हर वक्त उसे हर चीज़ कैसे मुकम्मल मिलती है। मेरी बच्ची, तेरे बगैर तो मैं अंधी हूँ, अगर तुम ना होती तो हम बालाज के आसरे तो अकेले पड़ जाते। यूनस मामू ने भी यकदम कहा, मैं चलती हूँ, मुझे निकलना होगा। फरियाल ने कुर्सी पर टंका अपना हैंड बैग लिया और कंधे पर लटका दिया। फ़रू बेटी, ये लंच बॉक्स ले जाएं, इसमें सैंडविच हैं, रास्ते में खा लेना। राशिदा ने भी जल्दी में लंच बॉक्स उसके हाथ में दिया। ड्राइवर से कहो कि बच्ची को यूनिवर्सिटी के अंदर तक छोड़ने के बाद ही निकले। यूनस जवार ने हमेशा की तरह फरियाल को जाते हुए तलकीन की, तो राशिदा ने भी हर रोज़ की तरह यही बात ड्राइवर को रटाई। तो वो चिढ़ गया था, मगर फरियाल ने हर बात पर ऐसे हामी भरी जैसे वो सब पहली बार हो रहा था। वो वाकई बहुत सब्र शुक्र अदा करने वाली एक अनोखी लड़की थी। बालाज, अब बस बहुत हुआ, कब अपने घर वालों को बताओगे कि तुम मुझे पसंद करते हो? मैं थक गई हूँ माम, डैड के सवालात के जवाब दे देकर। वो रोज़ पूछते हैं कि कब तुम रिश्ता लेकर आओगे, कब हम दोनों शादी करेंगे। मीशा ने अपने खुले बालों को समेट कर एक कंधे पर रखते हुए कहा था, जबकि बालाज उसके सामने बैठकर भी अपने लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए कुछ टाइप कर रहा था। मैं कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो? मीशा ने उसकी मसरूफियात को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर कहा था। हाँ, आज जाकर मामा बाबा से बात करूँगा, बालाज ने मुख्तसर कहा। वो मान तो जाएंगे ना? हाँ, उन्हें मानना ही पड़ेगा, वरना मैं उन्हें छोड़ूंगा। बालाज ने यकीन से कहा, नहीं ऐसा मत करना यार। मीशा ने यकदम कहा था, क्यों? वो हैरान हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने माँ बाप को छोड़ो, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। सो स्वीट। बालाज को उस पर प्यार आया था कि वो कितनी अच्छी और सच्ची है। मीशा बालाज की क्लास फेलो थी, वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मीशा के घर वालों को बालाज के बारे में सब पता था, लेकिन बालाज के घर वालों को इस बात की खबर ना थी कि उनका इकलौता बेटा किसी दूसरी लड़की में इस कदर दिलचस्पी रखता था कि उससे शादी भी करना चाहता था। हाँ, मगर यूनुस जवार ये जानते थे कि बालाज जो अपने ख़ानदानी कारोबार को संभाल रहा था, मीशा को भी वहीं ऑफिस में जॉब दे रखी थी और ये बात उनके लिए बस एक दोस्त की मदद करने जैसी थी। शादी का क्या इरादा है? नेक इरादे हैं, बालाज ने बाप के सवाल पर फ़ौरन जवाब दिया था। तो फिर तारीख तय कर दें? 1 मिनट पापा, बालाज ने बजते हुए फ़ोन को देखकर कहा था। वो कॉल रिसीव करते हुए बालकोनी में आ गया था। लान में खड़ी उस लड़की पर नज़र पड़ते ही वो जैसे आंख झपकना भूल गया था। राशिदा ने पौधों को पानी देते हुए पानी की फवार का रुख फरियाल की तरफ किया तो वो अपने बचाव की खातिर एक झटके से उछल कर पीछे मुड़ी थी। उसके सर से दुपट्टा सिरक गया। सूरज की किरणें उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत पर पड़ते हुए उसके हुस्न को नुमाया कर रही थी। राशिदा, क्या कर रही हो? राशिदा ने शरारत से एक ज़ोरदार कहका लगाया तो फरियाल ने उसकी तरफ आते हुए बहुत ही नरम लहजे में डांटा था। फरियाल दौड़ने के अंदाज में आगे बढ़ी, मगर उसकी चोटी से निकलती हुई चंद लीटें चेहरे का तवाफ करने लगी।
वो किसी नूर से निकली हूर लग रही थी। राशिदा के हाथ को पकड़कर उसने मसनूई गुस्सा किया तो वो हंसते हुए हाथ छुड़ाकर भागी थी, जबकि फरियाल ने भी पानी का पाइप उठाकर उसकी तरफ रुख किया था। पानी की चंद बूंदें फरियाल के चेहरे पर मोती की तरह चमकने लगी। बालाज ये मंजर देखकर दंग रह गया, मगर जाने कि वो अपने दिल की कैफियत को नहीं समझ पाया। उसे समझ नहीं आया था कि वो उसके जादुई खमुआर में मदहोश हुआ था या कुछ और था। वो इस ख्याल को झटक कर वापस कमरे में चला आया था। उसे यकीन था कि वो हमेशा किसी को का तसव्वुर नहीं कर सकता था। फरियाल बालाज घर पर एक साथ बिल्कुल कज़न्स की तरह रहते थे। दोनों में बहुत कम बातचीत होती। ये शायद फरियाल की कम एतमादी के बाइस था या उसकी शर्म व हया अपनी हदों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती थी। वो अक्सर रात देर घर आता था और सुबह नाश्ते के वक्त भी दोनों के दरमियान मुख्तसर बात होती थी। फरियाल की खामोशी भी सारी तवज्जो उस पर रहती थी। हाँ, मगर बालाज को शादी के हवाले से फरियाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर यह फरियाल ही थी जो उसके सिवा किसी का तसव्वुर करना भी गुनाह समझती थी। और ये बात उसके दोस्त मनीहा के अलावा कोई नहीं जानता था। मनीहा उसके हाई स्कूल से लेकर दोस्त थी और अब वो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। फरियाल बहुत कम दोस्त बनाती थी। इसी तरह अपने दिल की बात भी वो हर किसी को नहीं बताती थी। कैसे हैं हमारे बालाज भाई? मनीहा ने उसके खिलते चेहरे को देखकर शरारत से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। मुझे क्या मालूम, वो तो बहुत अच्छे हैं। फरियाल ने अपनी शर्मो हया पर काबू पाते हुए कहा था। हाय मैं सदके इस बेगर्स मोहब्बत पे जो तुम अपने शौहर बदतमीजी मत करो, वो शौहर नहीं मंगेतर हैं। फरियाल ने उसकी बात काटी थी। लेकिन तुम दोनों का निकाह हो चुका है ना? मनीहा ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, मगर वो तो बचपन में हुआ था और शौहर बोलते हुए थोड़ा अजीब भी लग रहा है ना? हाँ, तो तुम उसका एहतराम पुरानी दौर की हीरोइन की तरह ऐसे ही करती हो जैसे हमारे दादी के दौर में अपने शौहर का करती थी। मनीहा ने तरक्की ब तरक्की कहा तो वो हंस दी। एहतराम सिर्फ शौहर का नहीं होता, बल्कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उसका होता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत में अगर इज्जत और एहतराम ना हो तो वो बेमानी हो जाती है, या यूं कहूँ कि वो मोहब्बत नहीं होती, महज जिम्मेदारी होती है जो मुस्तकिल निभाने से बोझ बन जाती है। फरियाल के तबसरे पर वो दंग रह के, यार सच बताऊं तो मेरा कज़न और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत पहली बार सुनी है जो सिर्फ आंखों के रस्ते दिल तक पहुंचे। लगता है अल्फाज की अदायगी के बगैर ही तुम दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझते हो। मनीहा ने रश्क अमेज लहजे में कहा तो फरियाल ने खामोशी पर इक्तफा किया था। बाबा, आपको क्या लगता है आप एक 10 साला बच्चे को किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांध देंगे तो वो सारी ज़िंदगी इस रिश्ते को निभाता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। बचपन में किए गए फैसले बचपना ही होते हैं। शायद मैंने भी तब उस निकाह को कबूल एक खेल समझकर हाँ कर दी थी, लेकिन अब मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपनी भांजी को भी इस कमज़ोर से रिश्ते से आज़ाद करके किसी और से ब्याह दें। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मेरी तरफ से साफ इनकार है। बालाज के साफ इनकार पर फरियाल के हाथ से बॉक्स गिर गया, जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से घर लौटी थी। वो न जाने कब से इन दोनों की बातें सुन रही थी। इसी वक्त यूनुस मामू और बालाज ने पलट कर देखा तो फरियाल ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। फरियाल बेटा, यूनुस साहब बेसाख्ता उसे पुकार कर उसकी तरफ दौड़े थे। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो याद रखो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यूनुस जवार ने अपने बेटे को धमकी दी तो उसने बाप को बेबसी से देखा, मगर खामोश रहने में आयत समझी। बस कर जाएं, ये वक्त और जगह नहीं बात करने की, घर चलकर बात करेंगे। निगहत मामी ने यूनुस साहिब के हाथ को नरमी से दबाया तो वो खामोश हो गए। एनस मामूर और मुजीद मामू भी अपनी फैमिली के साथ आन पहुंचे थे। जब से इन दोनों की बीवियों को यह पता चला था कि फरियाल का बाप उसके लिए बैंक बैलेंस और जायदाद छोड़ गया है, वो सब भी फरियाल में दिलचस्पी लेने लगे थे। बज़ाहिर वैसे भी फरियाल हर किसी को प्यारी थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरी बच्ची कैसी है? यूनुस मामू ने डॉक्टर को बाहर आते देखकर उजलत में पूछा था। अब जो उनके छोटे भाई अनीस का बेटा नासिर था। जी बड़े अबू, पहले से बेहतर है। क्या उसे किसी बात का स्ट्रेस था जो इस कदर तबीयत ख़राब हुई थी? नासिर ने तशवीश से पूछा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस शायद ज़्यादा थकावट की वजह से बेहोश हुई थी। दरअसल आजकल पढ़ाई भी तो बहुत करती है ना। निकत मामी ने बात टालते हुए सफाई पेश की तो नासिर ने सर हिला दिया। खैर फिक्र की बात नहीं, बस उसे स्ट्रेस से फ़िलहाल दूर रखें, पुरसकून रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बालाज ने उसे फिक्रमंद देकर खफगी से मुंह फेरा था। सब फरियाल के कमरे में चले गए, मगर बालाज वहीं रुक गया था। क्या कोई बात हुई है? नासिर ने बालाज को खामोश देकर पूछा। इन दोनों कज़न्स में काफ़ी दोस्ताना थी, दोनों में बेझिझक बात करते थे। क्या मतलब, किस बारे में पूछ रहे हो? बालाज मुतवज्जे हुआ। घर पर कोई बात हुई है या फिर तुम्हारे और फरियाल के बीच कुछ हुआ है? नासिर ने उसके चेहरे को बगौर जायजा लिया तो बालाज ने यकदम मुस्कुराने की कोशिश की थी। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ? बालाज ने जवाबन सवाल किया तो टी बॉय चाय ले आया और नासिर ने उसे चाय दी। दोनों ने नासिर के कमरे में बैठकर ब्लैक टी पी तो बालाज को कुछ फ़र्क महसूस हुई। मुझे पता है तुम फरियाल से शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखते, तो मेरी दोस्ताना राय है कि अभी से इनकार कर दो। दूसरी बात यह है कि ये एक एहसास लड़की है, तो किसी और के ज़रिए इसे अपनी राय से आगाह मत करना। बेहतर है कि खुद बराह रास्त उससे बात करो। बालाज ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि फरियाल की राय जानने से पहले हर एक से
बैठकर अपने इनकार का डंका बजाए। बालाज के ख्याल में ये इन दोनों का मामला है, इन दोनों को बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। खासकर आज की ट्रेजिडी के बाद तो उसने दिल ही दिल में तहिया कर लिया था, तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों के बीच जो भी फैसला होता है वो हम आपस में सुलझा लेते हैं, किसी तीसरे को बीच में घसीटने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं, बालाज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नासिर का दिल पाश पाश हो गया, क्योंकि वो जो सुनना चाहता था उसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई थी। उसे महज सारा असबात में हिलाने पर इख्तियार मुयस्सर था। नासिर की आज भी दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह फरियाल और बालाज का रिश्ता टूटे, ताकि उसे फरियाल से शादी करने का मौका मिले। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका कज़न यासर मजीद भी लाइन में खड़ा था कि किसी तरह फरियाल का रिश्ता बालाज से ख़त्म हो, तो वो फरियाल की तमाम प्रॉपर्टी का अकलौता वारिस बन जाए। मगर यह सब ज़ाहिर एक हद तक मुमकिन था, क्योंकि यहाँ इन दोनों की दीवार बालाज ही था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बालाज ने फरियाल के कमरे में आते ही पूछा। तो वो एकदम चौंक गई थी, क्योंकि वो इस वक्त आईने के सामने खड़ी बालों को कंघी कर रही थी। उसने यकदम बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया था। सॉरी, दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गया। उसने यकदम माजरत की थी, राशिदा ने खोल दिया होगा। वो बहुत ही धीमे लहजे में बोली। तो कैसी तबीयत है तुम्हारी? बालाज ने एक बार फिर पूछा था। जी बेहतर हूँ, वो मुख्तसर बोली। तो बालाज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी शख्सियत में कमाल का रोब दबदबा था, अंदाज़ो अतवार में शान बेनियाजी थी। कोई इंसान मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। मुझे तुमसे बात करनी है, बालाज ने अपनों बाजुओं को सीने पर बांध कर कहा था। फरियाल की धड़कनें तेज़ हो गईं, वो सहम सी गई। देखो, हम दोनों सबसे पहले कज़न्स हैं, तो तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बालाज ने उसकी हालत को समझकर कहा। मगर मामला इसके बरअक्स था। वो बालाज से मोहब्बत करती थी। उसे डर था कि वो उसकी सहर अंगेज़ शख्सियत के तिलस्मी जाल में फंस ना जाए। कहें जी, फरियाल ने थूक निकल कर कहा। दरअसल मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जानती हूँ, वो तरकी बोली। नासिर तुम्हें बहुत पसंद करता है, मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। फरियाल को लगा जैसे बालाज ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन मैं एक वसी सोच रखने वाला इंसान हूँ, बालाज ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर दोस्ताना अंदाज में कहा था। फरियाल उसके लमस से सहम गई थी, इसलिए यकदम हाथ खींच लिया था। बालाज ने उसके डर को नज़रअंदाज करते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी थी। हमारे माशरे का अलमिया है कि जब लड़की को अपने काबू में रखना हो तो उसे शर्म व हया के बहाने अपने हक से महरूम रखा जाता है। जैसा कि तुम्हारे दिमाग में ये फीड कर दिया गया था कि तुम मेरी मनकूहा हो और तुम्हें किसी और के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। जैसे कि शादी के बाद भी यही दर्स देकर औरत को यूं ही महदूद कर दिया जाता है, और मर्द तो एक होकर भी हज़ारों ज़िंदगियां जीता है, जिसे हर बार पसंद नापसंद का हक है और हर मामले में मर्जी का मालिक है। वो उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गई थी कि न जाने कैसे वो सबसे मुख्तलिफ सोच रखता है, या फिर उसे उकसा कर अपना रास्ता साफ करना चाहता था। मगर फरियाल किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाई थी। शायद उसमें एतमाद की कमी थी, या फिर वो बालाज की मोहब्बत में एहतरामन चुप थी। वो जो भी था, बालाज उसकी गहरी सोच को पढ़ने में नाकाम रहा था। उसने पहली बार किसी के साथ इस कदर लंबी बात की थी, वरना वो बहुत मुख्तसर बात करता था। शायद वो फरियाल को कुरेदना चाहता था। अगर इसकी सोच औरतों के लिए इस कदर वसी है तो ये वाकई खुशी की बात है, लेकिन हो सकता है वो सारी बातें तुम्हें मुतासिर करने के लिए बोल रहा हो। मनीहा ने फरियाल की तमाम रोदात सुनने के बाद कहा था। तो तुम ही कुछ मशवरा दो कि ऐसा क्या करूं जिससे वो पलट आए या फिर बदल जाए। फरियाल के लहजे में बेबसी थी। उसके आसपास कम रहो, ताकि उसे तुम्हारी कमी का एहसास हो, जिससे तुम ये जान सको कि वो किस तरह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमेशा ही तुम उसे घर में मुयस्सर रही हो, तो इंसान हमेशा हासिल को नज़रअंदाज ही करता है। वो तो थोड़ा मुश्किल है, मैं उससे दूर उसे देखे बिना नहीं रह सकती। फरियाल ने जवाब अफसरदगी से कहा। यार, इस तरह पता चलेगा कि उसे तुम्हारी आदत होने लगी है या नहीं। और सच कहूँ तो तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे हुस्न के आगे हर लड़की पानी भरती है। कोई भी इंसान तुमसे मोहब्बत किए बिना रह नहीं सकता। मनीहा की बात पर वो तंजिया हंसी। ये सब बकवास है, तुम बस मेरी दोस्त हो, इसीलिए मेरा दिल बहला रही हो। अब सुनो, उसने तुम्हें अपना हक इस्तेमाल करने को कहा है ना? हाँ, तो तुम अपना हक इस्तेमाल करो। तुम्हें बालाज पसंद है, सो तुम उसी को पसंद करते हुए अपनी तरफ माइल करो, यही तुम्हारा हक। फरियाल उसकी बात पर गौर करने लगी, लेकिन दिल में दबे वहम गुमान उसे अक़दाम अमल से रोक देते थे। वो कई दिन तक इस बारे में सोचती रही। हालांकि यूनुस मामू ने उसे माजरत करते हुए अपनी मर्जी करने का हक दिया था, हाँ, मगर निगत ममानी ने उसे हर औरत की तरह बालाज को अपनी अच्छाइयों से मुतासर करने की सलाह दी थी। अनीस मामू के पोते की सालगिरह थी, तो सब ख़ानदान वाले जमा हुए थे। मिशा के भाई के साथ नासिर की दोस्ती होने की वजह से उनकी फैमिली में बहुत बनती थी।
मीशा को बहाना चाहिए था बालाज की फैमिली से मिलने का। हाँ, मगर वो पहले से ही फरियाल को अपने रकीब के तौर पर दुश्मन मान बैठी थी। उसके ख्याल में बालाज उसे पसंद करता है तो फरियाल इन दोनों के बीच में कबाब की हड्डी की तरह थी। ये मेरी कज़न है फरियाल। नासिर ने मीशा को फरियाल से मिलाते हुए तारुफ करवाया था। तो फरियाल ने मुस्कुराकर सलाम किया, मगर मीशा ने बेहद तंज से जवाबन सा रिलाया था। तो तुम हो फरियाल, बहुत सुना तुम्हारे बारे में। मीशा ने कोल्ड ड्रिंक के गिलास में बर्फ़ हिलाकर कहा था। फरियाल उसके लहजे पर कुछ हैरान हुई, मगर फिर भी मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, लेकिन मैंने आपको पहली बार देखा और सुना है। वैसे बहुत पुराने ख्यालात की दिखती हो। मीशा ने उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, मगर सर से लेकर पाँव तक उसका बगौर जायज़ा लिया और तमसखर भरे अंदाज में मुस्कुराई थी, जबकि नासिर को उसके ये तंज के तीर चलाने पर बेतहाशा गुस्सा आया था। हाँ, तुम कह सकती हो, मगर तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ, फरियाल हमारे ख़ानदान की वाहिद लड़की है और ये अपनी शख्सियत और किरदार की वजह से सब में बहुत मकबूल होने के साथ सबको बहुत प्यारी है। इसकी बात से यासर भी मुतवज्जा हुआ था। अरे फरियाल, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप क्या तुम जानती हो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वैसे तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, तुम सबसे मुख्तलिफ और खूबसूरत रंग पहनती हो। इस बार नासिर को अपने नासिर की तारीफ बुरी नहीं लगी थी, वरना वो जब भी फरियाल पर लाइन मारते हुए उसकी तारीफ करता तो नासिर का बस नहीं चलता था कि उसकी जान ले। तुम सब तो फरियाल के दीवाने लगते हो, सभी कज़न इसकी इस कदर तारीफ कर रहे हो, सिवाय बालाज के। मीशा ने हसद और जलन मिले जुले तासुरात से कहा था। तो फरियाल हैरान हुई, क्योंकि मीशा बालवास्ता उसके किरदार पर उंगली उठा रही थी। मीशा की बात से सब बहुत हैरान थे, मगर उसके भाई ने आकर मामले को संभाला और मीशा को वहाँ से ले गया था। नासिर ने फरियाल को बालाज के बारे में बताया, जो कि उसके भाई के ज़रिए पता चला था, मगर फरियाल ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए खामोशी इख्तियार कर ली थी। तुम्हें इसके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मेरी कज़न पहले और फांसी बाद में है। बालाज के लहजे पर मीशा हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी कज़न की इस कदर तरफदारी कैसे कर सकता है। लेकिन मैंने नहीं कहा, नासिर झूठ बोल रहा है। मैंने कब कहा कि मुझे नासिर ने बताया था? बालाज ने हैरानगी से पूछा तो वो घबरा गई, मगर अपने लबो लहजे नॉर्मल रखते हुए बोली, जिसने भी कहा है गलत बयानी की है। मैं तो बल्कि फरियाल कर रही थी कि इस दौर में इतनी पुराने ख्यालात की लड़की मैंने पहली बार देखी। उसे पुराने ख्यालात नहीं बल्कि अपनी हदूद में रहने वाली मशरकी लड़की भी कह सकती थी। बालाज ने लहजे में कहा, तुम्हें तो वो नापसंद है ना, शादी के लिए नापसंद है, वरना मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। मेरी कज़न है, ऐसी कज़न जिसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बालाज के लहजे में तलखी थी। मीशा उसकी बात पर रह गई। उसका एहतराम करते हुए तो क्या मेरा एहतराम? मीशा बहस मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर तुम अभी से ही मेरी फैमिली की इज्जत नहीं करोगी तो शादी के बाद क्या होगा? उसने दो टोक अंदाज में बात की। मीशा ने उसका ये रुख पहली बार देखा था। ममानी, मैं जा रही हूँ, दुआ कीजिएगा, आज मेरा लास्ट पेपर होगा। फरियाल ने बाहर जाते हुए चादर ओढ़ी थी, जिसका पल्लू उसके पीछे से आते बालाज के चेहरे को छू गया था। फरियाल ने अनजाने में अपने पाँव को रखकर जूते के लेसिस बांधे तो उसके गीले बाल दुपट्टे से झांकते पर नजर आने लगे थे। गीले होने की वजह से उसने चोटी नहीं बनाई थी जो कमर तक थे। बालाज का दिल बहकने लगा था, मगर वह खुद इस कैफियत से बेखबर उसकी तरफ चलाया। क्या मैं ड्रॉप कर दूं? फरियाल ने बेहाथ चूमकर उसे देखा था। जी नहीं, मैं कलीम चचा के साथ चली जाऊंगी। उस का नाम लिया। बालाज कुछ कहना चाहता था, मगर वो तेजी से बाहर निकल गई। वो यकदम बेचैन हुआ, मगर बालाज को लगा कि वो उसके रवैये से हुआ है। दर हकीकत वो इस तरह नज़रअंदाज होने से घबरा गया था। वो किसी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, जिसका अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल बालाज के लिए नामुमकिन था। बालाज नहीं चाहा कि फरियाल को बदनाम या रुसवा करके रिश्ता ख़त्म करें, क्योंकि उसे यकीन था क्या हुआ तो घर वाले उससे ताल्लुक़ ना भी तोड़ें, तब भी उसके अपने ख़ानदान में कोई वक़्त नहीं रहे। और वह चाहता था कि सबको राज़ी करके मीशा से शादी करे। इसलिए उसने फरियाल के ज़रिए सबको मनाना चाहा था। मगर ये मीशा ही थी जो हर बार फरियाल की मौजूदगी या उसके ज़िक्र से भी इनसिक्योर हो जाती थी, और उसकी यही बेएतनाई बालाज को फरियाल की जानिब मुतवज्जा कर देती थी। आज तुम घर चलकर फैमिली से मिलना, मैंने नासिर बुलाया है ताकि वो तुम्हारे सामने फरियाल को फेवर दे। हो सकता है फरियाल को इस बात का एहसास हो कि उसके लिए नासिर मुझसे ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा? ईशा ने अपनी बेजारी को छुपा कर पूछा। इस तरह वो खुद ब खुद इनकार कर देगी और घर वाले हम दोनों को इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दे। इससे बेहतर है कि नासिर और उसे ब्लाइंड डेट पर भेज दो, यूं वो दूसरे को पसंद करने लगेंगे। हमारे यहाँ कोई लड़की ब्लाइंड डेट पर नहीं जाती, और फरियाल तो इस तरह की चीप हरकत से दूर ही रहती है। उफ, कभी तो फरियाल की बुराई कर दिया करो, मीशा ने खफीफ लहजे में कहा। तो बालाज ने ऐसे उसे देखा था। क्या मतलब है इस बात का?
नहीं, कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। मीशा ने उसके बदलते तेवरों को देखकर मुस्कुराते हुए था। तो तुम क्या पढ़ रही हो? मीशा ने बमुश्किल लहजा नॉर्मल रखकर गुफ्तगू का आगाज किया। हालांकि फरियाल को भी इससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर बालाज की वजह से वो खामोश रहने पर थी। उसे यकीन था कि वो अपनी इज्जतमंदी से अपनी मोहब्बत को जीत ही जाएगी, उसे अपना आप ही हारना पड़े। वो हर खेल के लिए तैयार थी, बस वो अपने अंदर से खौफ ज़दा थी। मैं MA कर रही हूँ, बस आखिरी सेमेस्टर था। तालीम हासिल करके क्या कर पाओगी तुम? मीशा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मगर करीब बैठे बालाज ने सुन लिया था, जिसे उसकी बात नागवार गुजरी थी। अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी तालीम बैठकर ज़ाया मत करना। आगे चलकर अपनी तालीम का फ़ायदा लो और किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करो। वो बज़ाहिर मुस्कुराकर बोली थी, दरअसल मैं नीम गर्म पानी पीना चाहती हूँ, फिर लाकर दोगी? फरियाल ने उसे ही से देखा था। बालाज भी मीशा की पर मुतवज्जे हुआ था, क्योंकि उसके लहजे में हकारत थी। राशिदा, मीशा बेटी के लिए नीम गर्म ले आओ। ममानी ने यकदम अपनी मुलाजमा को आवाज़ दी थी। कुछ देर बाद वो फरियाल से बातें करती गई और फरियाल से शादी वगैरह पर बहस करने लगी, मगर फरियाल ने बातों बात ये यकीन दिलाया था कि उसकी शादी बालाज से ही होगी। दोनों के बीच तलख कलामी शुरू हो चुकी थी। देखो, मैं साफ कह देती हूँ कि अब आज के आस पास लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसी लड़कियों को आगे पीछे घुमाता ज़रूरी है, लेकिन याद रहे, काम निकल जाने पर कर नहीं देखता। फरियाल उसकी बात से लर्ज गई। तुम बालाज पर ये किस तरह के इल्ज़ामात लगा रही हो? फरियाल, ये बात बहुत बुरी लगी। सच कह रही हूँ, बालाज पर डोरे डालना बंद करो। तुम्हारा उसका मीशा नासर न जाने कब से कुछ कदम की दूरी पर उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। गुस्से से मीशा को पुकारा तो मीशा ने उसे देखकर लापरवाही से मुंह फेर लिया था। माफ़ी मांगो क्या? नासिर ने कर कहा तो मीशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा फरियाल से माफ़ी मांगो। अभी वक्त वो तैश में था। फरियाल ने उसे चुप करवाने के लिए कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, मगर नासिर उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया था। ये क्या हो रहा है? बाहर आकर उन तीनों के तासुरात को देखकर पूछा था। तुम्हारी सो कोल्ड गर्लफ्रेंड फरियाल को इंसल्ट करने के साथ धमकाई थी। क्या ये ठीक कह रहा है? बालाज ने मीशा की तरफ देखकर यकदम पूछा। ताले मैं ये भी भूल गई कि सामने मीशा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं बस इसे ये कहना, एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, जबकि यहाँ हर तुम दोनों के बीच क्या चल है। ने उसकी बात काटी थी। ये सब तुम्हें फरियाल से कहने की कोई नहीं। फरियाल को इन सब की बातों से उलझन होने लगी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी, तो बाज ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ देखा। फरियाल के साथ एक पल के लिए जैसे बालाज की सांस रुक गई। जाने क्यों वो उसके पीछे चलाया था। बालाज रुको, मेरी बात सुनो। बालाज को यूं बेख्तियार देखकर मीशा के दिल में खौफ ने जन्म लिया, जैसे भी इसी वक्त उसे किसी पाताल में छोड़कर जा रहा था। और वो उसे पुकारती रही, मगर वो नज़रअंदाज करके हवा के दोष पर सवार वहां हो गया हो। मुझे तो हैरानगी है कि तुम बालाज को समझी ही नहीं। दरअसल जहाँ फरियाल होती है, वहाँ तुम जैसी कई मीशा नज़रअंदाज हो सकती हैं। पता है क्यों? क्योंकि फरियाल जैसी लड़कियां सदियों में पैदा होती हैं, जिनसे कोई मोहब्बत करे ना करे, मगर उनका एहतराम किसी पर लाजिम हो जाता है। नासिर ने मुस्कुराते हुए बहुत नरमी। मीशा का दिल चूर चूर हो गया। उसने दिल ही दिल में नासिर की बात से इत्तेफाक किया था, मगर हसद उसके रोम रोम से अयां था। फरियाल मेरी बात सुनो। रुको यार। बालाज जाने क्यों इतना बेबस था कि उसके पीछे पीछे दौड़ा चला। वो तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे तक आई थी। मामा मानी भी उन दोनों को देखते रह गए। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि फिलहाल ये उन दोनों के बीच की बात थी। उन्हें यकीन था जो भी मसला होगा वो दो कर सुलझा लेंगे, या फिर उन्हें आकर बता ही देंगे। फरियाल का दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि बालाज ने दरवाजे को पकड़कर उठा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, वो बबल बोली, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि बालाज के इनकार अब मीशा भी घर आकर उसे इंसल्ट करेगी। देखो, मुझे नहीं पता मीशा ने तुमसे क्या कहा था, लेकिन वो हक बजानिब है उसे। अगर वो हक पर है तो आप यहाँ क्या रहे हैं? आपको तो मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाना चाहिए। फर ने हैरान कुन लहजे में उसकी बात काटी थी। देखो, माँ बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज़। ओह अच्छा, आपको इस बात की फिक्र है कि कहीं मेरी वजह से मामू और ममानी से नाराज़ होकर घर से ना निकाल दें, या फिर मुझे शादी करने पर मजबूर ना। बालाज पहली बार इतनी बौखलाहट का शिकार हुआ था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था वो किस बात पर परेशान था। फरियाल ने उसकी बात काट कर कहा और कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। वो खुद हैरान हुआ कि उसे किस बात की फिक्र थी। वो क्यों फरियाल की नाराज़गी से परेशान था। उसे तो खुश होना चाहिए कि फरियाल को पता चल गया कि वो मीशा ही पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। तुम्हें इसके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी कन है। ये बात मैं कितनी बार समझाऊं? बालाज ने अपने लहजे नॉर्मल रखते हुए कहा था, मगर मीशा एकदम बरस पड़ी थी।
तुम्हें भी उस वक्त ख्याल के पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्यों तुम पीछे गए थे? मेरे इतने पुकारने पर मुझे नज़रअंदाज किया। तुम्हें पता है नासिर ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। मीशा की बात पर उसे वाकई याद आया कि वो बेसाख्ता के पीछे भागा था। उसे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे उसके पीछे नहीं जाना था, लेकिन तुमने जो राय फैलाया था उसे भी तो समेटना था ना। बाला ने शर्मिंदगी का इजहार, मगर मीशा को अब तक गुस्सा। देखो, तुम ही जानती, माँ बाबा को सिर्फ वही मना सकती है, इसलिए मैं उसकी फिक्र करता हूँ। बालाज ने दर हकीकत खुद को तसल्ली देने के लिए एक बहाना बनाया था। जाने क्यों वो अपने आप बोल रहा था। तो क्या घर में तुम्हारी कोई नहीं था? सब फरियाल की बात मानते हैं। मीशा ने नाराजगी साथ वो लाजवाब हो गई। क्योंकि कुछ ऐसा ही था। मैंने देखा तुम्हारे पूरे खानदान वालों को वो कितनी अजीज है। हर कोई उसकी फिक्र करता है, तो सारे खानदान में से एक फर्द उसकी परवाह ना भी करे, उसे क्या ही पड़ेगा। मीशा ने उसकी खुशी को नज़रअंदाज करते हुए बेबसी से कहा, मुझे वाकई में उसकी फिक्र नहीं, बस मैं चाहता हूँ कहीं तुम उसे पसंद नहीं करते। मीशा ने एक मरतबा फिर उसका हाथ काटते हुए कहा। तो वो तरकीब बोली, ऐसा कुछ नहीं। तो उसकी अब ये मत कहना कि उसकी इज्जत करते हो। अगर उसकी करते हो तो मेरी इज्जत क्यों नहीं? मुझे क्यों उसके सामने इग्नोर करते हो? बाज उसकी बात सुनते ही जैसे सांस लेना भूल। उसे वाकई में शौक लगा था। तुम पागल ही हो और कुछ नहीं, बालाज ने अगले ही उसे झुठलाते हुए कहा था। तो बंद करो ये नाटक। मैं बंद करूं? मैं जब से आई हूँ यूं तुम खुद उसी की करे जा रही हो। तुम्हारी ज़बान पर सिर्फ फरियाल है और मुझे कह रही हो कि नाटक बंद करूं। मिशा, तुम्हें जाने किस बात का सदमा लगा है या वहम में तला हो गई हो? बेहतर है तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। बालाजी ने अपना मोबाइल उठाकर गाड़ी की चाबी ली और बाहर निकल गया, जबकि मिशा उसे दंग रह गई कि इसका क्या था। क्या हो गया है आजकल? आपको खाने में इतना ऑयल क्यों होता है? और कभी नमक तेज है तो मिर्चों की भरमार है। बालाज ने सालन के डोंगे ऑयल का चम्मच भरकर दिखा था। बालाज, खाना मैंने और राशिदा ने बनाया। मरीना ने कट रही उसके सामने करते हुए कहा। तो वो कुछ हैरान। तो वैसे खाना कौन बनाता था? आपके लिए जो भी बनता फरियाल बीबी बनाती। मरीना की बात वाला उसके गले में अटक गया, जिसे मुश्किल से निकलकर एक कप अपने प्लेट में रखा था, जबकि अनसवार और निकत ममानी बड़े पकून होकर खाना खाते हुए उसे मुस्तइग्नोर कर रहे थे। बाला कबाब का एक टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे सैकड़ों में वापस उगल दिया था। क्या हुआ साहब, कबाब भी ठीक नहीं बना? राशिदा ने उसे देखते ही पूछा। अब ये मत ना कि कबाब भी वही आती थी। जी साहब, आपको ज़्यादा वाले कबाब पसंद नहीं, तो वो मैट के साथ मिक्स सब्जी के कबाब बनाती है। तो तुम लोग क्या आते हो जो सारे काम वही थी? बाला ने गुस्से से कहा था। तुम जाओ। अनीस ने राशिदा के चेहरे पर गांठ देखी तो उसे जाने का कहा। क्या तरीका है मुलाजमात करने का? वो दोनों तुम्हारी वजह से कभी खाना नहीं बनी कि तुम्हें से ही उनके हाथ का खाना पसंद ही था। तुम्हारे खाने की हर चीज़ फरियाल आती है। उसकी माँ ने डांटते हुए कहा। वो शर्मिंदा हुआ था। फिर यहाँ गई है। बाई ने लहजे में भी बरतने की कोशिश की थी। अपनी चची के घर गई है। वैसे भी तुम्हें अब उस तरह के खाने इसी तरह के खाने की आदत डालनी होगी। वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो हर वक्त तुम्हारे पसंद के खाने बनाती रहे। माँ की बात पर वो दंग रह गया था, मगर खामोशी से अपने कमरे में चला आया था। उसे अंदाजा भी ना था वो जो हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक खाने खाता आया था वो फरियाल ही बनाती थी। वो उसकी चीज़ का ख्याल रखती थी, मगर कभी बताने की या जताने की कोशिश तक नहीं की थी। वो अक्सर उसके आसपास रहती, मगर जब कोई चीज़ उसे घरे में चाहिए होती थी, राशिदा या मरीना के हाथ भिजवा देती। बालाज को लगता था वो सारे काम लाजमी ही करते थे। पिछले कई दिनों से उसे घर अजीब सी खामोशी में हो रही थी। हालांकि उसके सामने बहुत कम बात करती थी, मगर घर हर फर्द फरियाल से बात करते उस पर मुतवज्जह था। बालाज लगा कि उसका वहम है। इसने अपने ख्यालात को छटे हुए मीशा के बारे में सोचने की कोशिश की। मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ जबकि मीशा से मोहब्बत करता हूँ? मुझे जाकर मीशा से मिलकर मंगनी की करनी चाहिए। बाज ने खुद कलामी करते हुए कहा। अपने कजन्स के साथ बीच पर आई थी, जहाँ उन लोगों ने कजन पार्टी का इंतज़ाम किया था। वो बालाज को भी साथ ले आई थी। ये पार्टी समंदर के हॉके साइड एक हिट में थी, जो बालाज का ही फार्म नुमा एक घर था। बालाज ने मीशा अपनी बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल करने का हक दे रखा था। वो भी पूरा पूरा फा लेती थी। कहो बेबी, हम भी डांस करते। म्यूज़िक चलाकर लोग डांस कर रहे थे। जब मीशा आकर बालाज को हाथ पकड़ कर कहा। वो उसके लहजे पर हैरान हुआ था। नहीं जानती हो, मैं नाच गाने में दिलचस्पी नहीं था। बालाज ने नरमी से उसका हाथ उड़ाया। वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा, चाओ हम लोग डांस करते हैं। मीशा के कज़न ने उन दोनों को तकर करते हुए देखकर कहा। सोफे पर लेटा हुआ। तुम मेरी बात सुनते और क्या फरियाल मेरी जगह होती तो उसे भी इनकार करते? बालाज उसकी बात से हक्का रह गया, मगर बज़ाहिर लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला। फरियाल तुम्हारी जगह होती ही क्यों? तो तुम रहे हो ना कि मेरी बराबरी नहीं कर सकते।
بات برابری کی نہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی۔ فریال جہاں ہے وہی رہ کر بھی اس سے بہتر دکھتی ہے۔ میشا اس کی بات سے رہ گئی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھ سے بہتر ہے اور کوئی اس جیسا نہیں؟ دیکھو میشا، اگر بحث کرنی ہے تو پھر بات نہیں کرنی۔ بالاج کے لہجے میں بیزاری تھی۔ نہیں، میری بات کا جواب دو۔ کیا تمہیں وہ مجھ سے زیادہ پسند ہے؟ وہ اٹھ کر جا ہی رہا تھا کہ میں نے اسے پیچھے دھکیل کر بٹھا اور دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال کر کہنے لگی، کیا بکواس ہے، وہ میری کزن ہے، تم ہر بات میں کیوں گھسیٹتی ہو؟ بالاج نے اپنے گلے باہیں نکال کر کہا، مگر میشا اس کے گود میں بیٹھ گئی۔ کزن مائی فوٹ، وہ تیش میں، لیکن پھر اپنے لہجے کو ایک دم نارمل کرتے ہوئے بول، تم مجھ سے پیارے ہو، لیکن جیسے ہی میں بات کرتی ہوں تم غصہ کرنے لگتے ہو۔ تم نے کیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سب تماشتے ہوئے بالاج کو اس کے منہ سے شراب بدبو آئی۔ اس نے بے ساختہ اسے خور ہٹایا۔ ہاں، اس نے وائن پی تھی، تم تو جانتے ہو میشا کو ریڈ وائن کتنی پسند ہے، اس کے کزن نے مسکراتے ہوئے بتایا، لیکن بالاج کے حد غصہ آیا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑا۔ بالاج نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ نہیں، پہلے تم فیصلہ کرو کہ فریال میری جگہ نہیں لے سکتی، وہ برابری نہیں کر سکتی، بھلا اس میں کیا خاص بات ہے؟ میشا نے اس کا ہاتھ کر کہا، یار تم اسے گھر چھوڑ آنا، میں چلتا ہوں، ہم کل بات کریں گے۔ بالاج نے میشا کزن سے کہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ لی اور باہر نکل گیا۔ اپنے فارم ہاؤس سے نکلتے وقت بالاج نے میشا کزن کو کہتے سنا کہ وہ اسے پسند کرتی۔ بالاج شادی کرنا بس اس کی مجبوری تھی۔ بالاج کے سب سے بڑے بیبی پروڈکٹس کمپنی اسے چاہیے تھے، جب اپنے نام کروا کے وہ بالاج کو چھوڑ دے گی۔ تم جا ہی ہو؟ بالاج، یہ آپ ہیں؟ اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ جاتے ہوئے مستقل ڈرائیو بعد فریال کی چچا کے گھر چلا آیا اور گاڑی گیٹ پر روک کر اسے کی۔ ماں کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ واقعی وہاں کیا رہا ہے۔ کیا ماموں ممانی ٹھیک ہے؟ گھر کچھ ہوا ہے؟ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کر رہے تھے۔ بالاج نے اس کی فکر بہانہ بنایا تھا، کیا انہیں اور مزید فکر مند ہوئی۔ میں دروازے پہ کھڑا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ بالاج کی بات پہ وہ بھلا گئی۔ میں بس ابھی آئی ہوں، آپ وہیں رکیں۔ وہ عجلت میں بھی اور فون بند کر دیا۔ بالاج اپنے کو دیکھ کر الجھن کا ہوا۔ اسے ہونے لگی کہ وہ گھر جا سب کو کیا کہے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چادر اوڑھے پر ہینڈ بیگ لٹ باہر آئی۔ بالاج نے فرنٹ سیٹ دروازہ کھولا تو وہ رنا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ بالاج نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ فرید کو تجسس ہوا۔ بالاج کے رویے میں اسے کچھ بدلاؤ محسوس ہو رہا۔ سارا سفر خوشی سے گزرا تھا۔ آیا نہیں؟ تم آ رہی تھی؟ لونگ ایریا میں ہیں نگت میں، ان دونوں کو کہا۔ فریال نے ان کے لہجے کا بغور جائزہ، پھر بالاج طرف حیرت سے دیکھا۔ بالاج کے اطمینان سے وہ سمجھ گئی تھی۔ جی بس دل چاہا تو آ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور تمہارے ماموں کا تو دل نہیں لگتا تمہارے بھی؟ بس ابھی سوئے۔ وہ فریال کو پیارتے ہوئے بولی، نہیں صحیح ہے، آپ بھی سوئے، میں ماموں سے صبح آتی ہوں۔ بالاج بات کرتا دیکھ کر اپنے چلا آیا تھا۔ اسے لگا فریال سے بتا دے گی کہ اس نے بولا ہے یا اس سے آ کر کچھ کہی، لیکن فریال نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ بہت دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ شاید سوئی تھی۔ اس کے کی لائٹ آف تھی۔ حقیقت کا سامنا کرنا بالاج کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ اپنے دل کو مجبور تھا، اس لیے اپنے آپ کو وعدوں اور ڈھکوسلوں سے آزاد آگے سرخ چاہتا تھا کہ وہ بغیر نہیں رہا تو گھر رشتہ کی میز پر ازدواج بولے تھے۔ بالاج انٹران تو ہوا کچھ نہیں۔ انیس نے یہ فریال کا ہے۔ بالاج جیسے کی چلائی تھی، یکدم چھری پلیٹ نہ تھا، تم کسی اور کو تھے، بس ہی بے وقوف نہیں سکے۔ یو نے تنظیم کا کیا فائدہ، تم جب ہو ویسا کر۔ فریال اعتراض، سر اس کے لیے ہے، یہ آفس کے لیے چلتا ہوں۔ بالاج نے اپنی واچ کو دیکھ اور یہ بھی نہیں تھا۔ جال کچن کے بالاج جاتے ہوئے اس کے سامنے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مڑ کر کچن کے دروازے کے پیچھے ٹیک لگا کر چھپ گئی تو بالاج بھی باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ فریال چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بالاج شام میں گھر لوٹا تو انیس چچا کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ فریال ناصر کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ دونوں کچھ بات کر رہے تھے۔ بالاج کو عجیب سی گمان نے آ گھیرا۔ فریال یہاں آؤ، بات کرنی ہے۔ وہ ناصر سے مصافحہ کرنے کے بعد فریال سے بولا تھا، مگر فریال نے توجہ نہیں دی تھی۔ کچھ دیر میں ہی بالاج کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کچن کی طرف آئی تو بالاج اسے ہاتھ سے پکڑ کر کچن کی بالکونی میں لے گیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ بالکونی میں آ کر فریال نے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ بالاج نے غصے سے پوچھا تو فریال کچھ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ فریال نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ فریال، اس کی پکار پر فریال کا دل بے قابو ہوا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، وہ بے اختیار بولا۔ اس کے لہجے میں بے ترتیبی تھی جو اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ فریال نے کچھ بھی کہے بنا جانے کی کوشش کی، مگر بالاج نے اس کے سامنے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روکا۔
तो वो दूसरी तरफ से जाने की कोशिश में आगे बढ़ी, मगर बालाज ने दूसरी तरफ से भी दीवार पर हाथ रखकर उसे घेरा। वो घबरा गई। बालाज ने उसके चेहरे पर झुककर माथे को चूमा तो फरियाल ने बेसाख्ता उसके सीने पर हाथ रखकर दूर हटाने की कोशिश की। फरियाल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। वो उसे दोनों दोनों कंधों से पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींच कर बोला। फरियाल ने हया का दामन थामे मुंह फेरा। उसके चेहरे की सुर्खी बालाज को मजीद हैरान कर गई। वो उसकी घबराहट से महफूज होकर मजीद करीब आया था। मुझे जाने दे, वो बेहद लरजती हुई आवाज़ में बोली थी। पहले तुम जवाब दो, मुझे छोड़कर नासर से। फरियाल ने उसे हैरानगी से देखा तो बालाज ने बात अधूरी छोड़ी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम्हारी अकीदतमंद मोहब्बत मेरी पैरों की जंजीर बन गई है जो हर हर कहीं मुझे तुमसे जोड़े रखती है। बालाज ने उसके गाल से अपना गाल मस किया तो फरियाल की आंख से गिरा एक मोती उसके रुखसार पर चमकने लगा, जिसे देखकर वो मुस्तरिब हुआ था। क्या हुआ, तुम रो रही हो? फरियाल ने सर नफ़ी में हिलाया तो वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर मजीद परेशान हुआ। तुम मुझसे हर बात कह सकती हो बिना किसी झिझक के, बल्कि कभी भी मत डरना, मैं तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा। जिंदगी में पहली बार फरियाल को किसी ने इस कदर एतमाद दिया था, वरना सब ने उसे मोहब्बत तो दी थी मगर कभी किसी ने एतमाद नहीं दिया था। शायद इस वजह से वो हर किसी से दिल की बात करते हुए झिझकती थी। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये बात मुझे आपसे पहले पता थी। बालाज को उसकी बात से खुशगवार हैरत हुई, मगर मुझे मेरे दिल की बात कहने का जो एतमाद आज आपने दिया, ये शायद पहले देते तो मैं भी आपसे कह पाती कि क्या बोलो ना। बालाज ने बेचैनी से इसरार किया तो फरियाल ने सर झुका लिया। बालाज ने उसे अपने सीने से लगाकर बाहों में भींच लिया। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फरियाल ने भी खुद को उसके हिसार में बेहद महफूज महसूस करते हुए आहिस्ता से कहा। कुछ ही देर में घर पर मजीद चचा भी अपने बच्चों के साथ आ गए। घर में पूरा खानदान जमा था। बालाज बार बार फरियाल को देख रहा था, जबकि वो उसे देखकर शर्म के मारे नजरें चुरा लेती थी। यासर के रिश्ते पर बहुत मुबारक हो भाभी, निकत ममानी ने अपनी देवरानी से कहा तो फिर उसके रिश्ते पर सबका तबसरा शुरू हो गया था। बालाज सबसे बात करने के लिए बेचैन था, मगर कोई मौका नहीं दे रहा था। उसे डर था कि सब मिलकर फरियाल का रिश्ता नासर से तय न कर दें। तो भाई साहब, आपका क्या ख्याल है अब नासर के रिश्ते के हवाले से? क्योंकि आज सब जमा है तो यही बात पक्की कर लें। अनीस ने अपने बड़े भाई यूनस से कहा तो सब ने उनकी बात से इत्फाक किया था। हाँ, मेरी तरफ से तो। एक मिनट रुके बाबा, मुझे पहले आप सबसे बात करनी है। बालाज ने अपने बाप की बात काटकर सबको मुखातिब किया तो सब हैरत से उसे देखने लगे। मैं फरियाल से इसी हफ्ते शादी करना चाहता हूँ। यूनस जबार ने बेटे को हैरत से देखा। फिर जब सब ने फरियाल को देखा तो बालाज ने उनकी नज़रों को जांच कर फौरन कहा था, फरियाल भी मुझसे शादी करना चाहती है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दरअसल मुझे ये गुमान था कि मैं फरियाल के बगैर जी लूँगा, मगर सच कहूँ तो फरियाल की कुछ दिनों की दूरी ने मुझे ये समझा दिया कि मैं इसके बिना ज़रा देर भी नहीं रह सकता। बालाज की बेखुदी पर सब हंसने लगे तो उसे एहसास हुआ कि उसके खुले अल्फाज में इजहार करने से फरियाल बेहद सहम गई थी, जिससे निगत ममानी ने शफकत से गले लगा लिया था। किसी को कोई एतराज़ ना पहले था ना अब है, बस सब तुम्हारी ही मर्जी के इंतज़ार में थे। नासर ने इन दोनों की खुशी में खुश होकर कहा तो सब ने उसे भी गले लगा लिया। यूँ इन दोनों की शादी की तारीख उसी दिन तय कर दी गई जिस पर फरियाल ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। यार लाइक भी कर दिया करो, साथ ही सब्सक्राइब भी।